यार ये मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर एक चीज़ आ रही है और बैठ गई, उसके अंदर नहीं घुस रही है, राइट। इसके अंदर जो चीज़ है उसके साथ नहीं जा रही है, सिर्फ सरफेस पर है, तो उसे मैं बोलूँगा एड्सॉर्प्शन। अगर अंदर जा रही है तो मैं बोलूँगा एब्जॉर्प्शन, राइट। क्लियर हो रही है बात? जैसे मान लो तुम क्लास में आए हो और तुम क्लास में बेंच के ऊपर बैठ गए, ठीक है, तो तुम कभी भी खड़े हो सकते हो, राइट। तुम बेंच के ऊपर, सपोज ये बेंच है और तुम उसके ऊपर बैठ गए, ठीक है, तो तुम उसके ऊपर सिर्फ बैठे हो, तुम कभी भी खड़े हो सकते हो। तो तब क्या हो रहा है? फिजिक्स ऑप्शन, उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। अब मान लो यार तुम चिपक गए बेंच के साथ, तो क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। अब तुम साथ में उठोगे, ठीक है, बेंच भी तुम्हारे साथ उठेगी। तो जैसे यार फॉरेस्ट में देखा होगा तुमने, जो पेड़ पौधों से क्या होती है? लाइट आ रही है, सन है, ये मेरी ट्रीज है, राइट। ये क्या है? सन, ये ट्रीज है, ट्रीज के बीच में से लाइट आने वाली है, तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। Welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important questions and tricks from the chapter Surface Chemistry and Metallurgy. So without wasting time, let's start. And so here's the first question, which of the following statements is incorrect regarding physics options? What is first? Under high pressure it results into multi-molecular layer on adsorbent surface. Right? तो पहले यार ये समझते कि physics option and chemistry option होता क्या है? राइट, एड्सॉर्प्शन होता है हमारे पास। एड्सॉर्प्शन मतलब यार ये मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर एक चीज़ आ रही है और बैठ गई, उसके अंदर नहीं घुस रही है, राइट। इसके अंदर जो चीज़ है उसके साथ नहीं जा रही है, सिर्फ सरफेस पर है, तो उसे मैं बोलूँगा एड्सॉर्प्शन। अगर अंदर जा रही है तो मैं बोलूँगा एब्जॉर्प्शन, राइट। क्लियर हो रही है बात? बताओ एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, एक है मेरे पास फिजिक्स ऑप्शन और दूसरा क्या है? केमिस ऑप्शन, राइट। अब यार फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है? जैसे मान लो तुम क्लास में आए हो और तुम क्लास में बेंच के ऊपर बैठ गए, ठीक है, तो तुम कभी भी खड़े हो सकते हो, राइट। तुम बेंच के ऊपर, सपोज ये बेंच है और तुम उसके ऊपर बैठ गए, ठीक है, तो तुम उसके ऊपर सिर्फ बैठे हो, तुम कभी भी खड़े हो सकते हो। तो तब क्या हो रहा है? फिजिक्स ऑप्शन, उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। अब मान लो यार तुम चिपक गए बेंच के साथ, तो क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। अब तुम साथ में उठोगे, ठीक है, बेंच भी तुम्हारे साथ उठेगी, तो तब होगा केमिस ऑप्शन। तो जिसमें केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं तब फिजिक्स ऑप्शन होगा, और जहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो हमारा केमिस ऑप्शन हो गया। डिफरेंस क्लियर हो रही है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस। बिल्कुल सही बात है। मान लो यार मेरे पास डस्टर है, ठीक है, डस्टर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके, तो पहली लेयर बनी, राइट, फिर वापस रफ कर रहा हूँ तो दूसरी लेयर बन गई, राइट। ऐसे में अगर प्रेशर देते जा रहा हूँ, बोर्ड का प्रेशर है, राइट, डस्टर के ऊपर बोर्ड का प्रेशर लग रहा होगा, जब मैं प्रेस करूँगा तो मल्टी लेयर्स बनते रहने वाली है, राइट। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या है? चॉक पाउडर और डस्टर के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा, राइट, सिर्फ क्या हो रहा है? उसके ऊपर सेटल हो रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, या तो चॉक के जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर क्या है? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव। देखिए जब भी फिजिक्स ऑप्शन होगा तब डेल्टा एच लो होने वाला है, लेकिन जब भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है, चाहे फिजिक्स ऑप्शन हो या केमिस ऑप्शन हो, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई? देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। अब क्या होता है यार? एड्सॉर्प्शन तुम कराने जाते नहीं हो, ठीक है, अपने आप हो जाता है। अपने आप कब होगा? जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तब डेल्टा जी हमारे पास आता है नेगेटिव, ठीक है। जो भी प्रोसेस खुद हो जाती है उसमें डेल्टा जी नेगेटिव आता है, राइट। अब यार डेल्टा एस क्या होता है मेरे पास? डेल्टा एस रैंडमनेस है, ठीक है, मैं यहाँ जा रहा हूँ फिर यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मैं स्पॉन्टेनिटी दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी घूम सकता हूँ, फ्री हूँ, रैंडम हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये क्या है? पॉजिटिव होती है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो। लेकिन एड्सॉर्बेंट में क्या होगा? ये पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है? एक सरफेस है, वहाँ पे आ गया, राइट। तो डेल्टा एस क्या होगी? जब यहाँ पे आ गया तब इसकी मूवमेंट खत्म हो गई पार्टिकल की, तो रुक गया, राइट। तो डेल्टा एस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। जब घूम रहा है तब पॉजिटिव है, लेकिन सेटल हो गया तो क्या हो गया? इसकी जो फ्रीनेस थी, रैंडमनेस थी, वो खत्म हो गई, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या होगी? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, आगे नेगेटिव है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये हो गया पॉजिटिव। लेकिन मुझे डेल्टा जी क्या चाहिए? नेगेटिव। तो भाई इसको भयंकर नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको इससे ज़्यादा नेगेटिव दिखानी पड़ेगी, ठीक है।
मतलब ये अगर 5 है +5, तो इसको +5 से मतलब ठीक है -5 या -6 ये सब दिखाना पड़ेगा, -6 -7, इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके डेल्टा जी नेगेटिव होगा मेरे पास। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो डेल्टा एच विल ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या बोला है, लो, बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए लो होगी, लेकिन पॉजिटिव कभी भी नहीं होने वाला, तो हमारा आंसर तो बी हो गया, राइट। अब वैंडर वेल्स फोर्स लगते हैं फिजिक्स ऑप्शन में, क्योंकि बॉन्ड नहीं बन रहा है तो वीक फोर्सेस होने वाले। ठीक है, ये तो हमारे पास सरफेस, ये पार्टिकल है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ सेटल हो रहा है। ये कौन से फोर्सेस के कारण सेटल हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर ही क्यों रह रहा है, कहीं और क्यों नहीं जा पा रहा? जब यहाँ पे आ गया तो कहीं और क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्जॉर्ब इजीली, ये भी सही बात है। देखो, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेज कौन से होंगे? जो टीसी वैल्यू ज़्यादा दिखाएंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ रखा है, टीसी वैल्यू ज़्यादा मतलब ज़्यादा लिक्विफाइबल होगा, और लिक्विफाइबल ज़्यादा है मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार ये सरफेस है और इसके ऊपर पार्टिकल आके सेटल हो रहा है, राइट, तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम? उसे केमिस्ट्री में बोलते हैं, जो भी तुम्हारे पास सरफेस होगा इसे हम बोलेंगे क्या? एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है एडजॉर्बेंट, वो ये चीज़ है जिसके ऊपर पार्टिकल सेटल हो रहा है, राइट। और जो पार्टिकल होगा मेरे पास उसे मैं बोलूँगा क्या? उसे मैं बोलूँगा एडजॉर्बेट, राइट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एडजॉर्बेंट ये होता है जिस पे आके सेटल हो रहा है, और जो सेटल हो रहा है वो मेरे पास होगा एडजॉर्बेट। ठीक है यार, अब बताओ फिजिक्स ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन होते हैं इसके अलावा, तो क्या करते हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें फिजिक्स ऑप्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, राइट। फिजिक्स ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है, मतलब यार यहाँ पे 10 पार्टिकल्स घूम रहे हैं मान लो, ठीक है, मेरे हाथ पे आके रुक गए, राइट। अब आपका हाथ यहाँ पे होता तो वहाँ पे भी आके रुक जाता, राइट। तो उसको यार भेदभाव करना नहीं आता, ठीक है, एकदम गांधी जी जैसे। तो क्या हो गया भाई? नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता तो ईए की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ईए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं एक्शन में। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, लो टेम्परेचर पे इसका काम होता है। ठीक है, जैसे तुम हाई टेम्परेचर पे आओगे, ठीक है, तब क्या आ जाएगा? तब केमिसॉर्प्शन एक्शन में आ जाएगा। लो टेम्परेचर पे फिजिसॉर्प्शन अकर करता है, राइट। फिर कब होगा? मोर लिक्विफाइबल गैस है, राइट, मोर लिक्विफाइबल गैस हो गए, वहाँ पे फिजिसॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा दो फिजिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? रिवर्सिबल होता है, फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। तुम डस्टर लेके बोर्ड साफ कर रहे हो, फिर तुम्हें मैम बोलती है कि भाई जा बाहर से डस्टर साफ करके क्या करोगे? दीवार पे ऐसे थोक दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा फिर से। तो यार क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, केमिसॉर्प्शन में क्या होगा? केमिसॉर्प्शन स्पेसिफिक होगा, राइट, स्पेसिफिक। ईए की ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी कभी कभी हो सकती है। वैन डर वाल्स फोर्स की जगह पे यहाँ पे आएगी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, केमिकल बॉन्ड एक्शन में आ जाएंगे। हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है, राइट, बॉन्ड बन रहा है तो यार हाई टेम्परेचर होगा तभी तो रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे मोर लिक्विफाइड गैस है, वहाँ पे क्या है? जो रिएक्ट कर सकता है वो केमिसॉर्प्शन दिखा देगा, राइट। क्लियर हो रही है बात? सरफेस एरिया से केमिसॉर्प्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो केमिसॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल होगा, राइट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Alright, so here is our next question. According to Freundly's adsorption isotherm, which of the following is correct? Right? क्या है मेरे पास? ऑप्शन x by m is proportional to p raised to 0, x by m is proportional to p raised to 1, x by m is proportional to p raised to 1 upon n, and d is all the above are correct for different ranges of pressure. Right? अब यार तुम में से 90 से 95% बच्चे ये टिक करके आ जाएंगे, राइट क्यों? क्योंकि हमें देखा हुआ लग रहा है, राइट, बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों यार? ये है हमारे पास क्या? फ्रेंडलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, यही ग्राफ उसने बताया था। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? एक्स बाई एम। एक्स क्या है? एक्स है मास ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, ये मेरा सरफेस है, राइट, एड्सॉर्बेंट है, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं और यहाँ पे सेटल हो रहे हैं,
ठीक है, इसका मास कितना है, जो मास है x है वो मैंने ऊपर लिया है। अब m क्या है, m इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, और मैंने डिवाइड किया है, मतलब ये चीज़ क्या है पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या है मेरे पास मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, राइट। अब जब मैं m से डिवाइड कर रहा हूँ, एड्सॉर्बेंट के मास से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जितना मास एड्सॉर्ब हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, मतलब ये सरफेस का वेट है 1 किलो, तो 1 किलो के ऊपर कितना मास एड्सॉर्ब हो रहा है वो मुझे x/m दिखाने वाला है, राइट। और p क्या है भाई, p हमारा जनरल प्रेशर, राइट, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है कुछ। अब यार यहाँ पे मैं कुछ p1 बोल रहा हूँ, इसको मैं कुछ p2 बोल रहा हूँ, और ये हमारा ओरिजिन। तो बताओ ये जो लाइन है ये क्या तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, ठीक है, लीनियर ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, ये मेरे पास कैसा आएगा, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁻1, मतलब x/m इज प्रोपोर्शनल टू p। अगर मैं कांस्टेंट हटाता हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट डाल रहा हूँ, तो x/m इक्वल्स टू कुछ kp बन जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया y, ये मेरे पास बन गया x, और ये मेरे पास बन गया m, तो y इक्वल्स टू mx, और c मेरे पास 0 है, राइट। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0 पे, तो c हमारा 0 हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे, राइट। तो ये मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁻1। अब ये क्या चीज़ है यार, ये चीज़ लिखी हुई है मेरे पास x/m रेज़ टू p⁻1/n, ठीक है। ये यार काफ़ी मैक्स में डीप में चला जाएगा, ठीक है यार, तुम्हें कर्व अगर आते होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी क्यों आ रही है, ठीक है, राइट। अब ये क्या है, ये क्या हो गया मेरे पास, ये लगभग कांस्टेंट हो गया, ठीक है, पैरेलल हो गया किससे, एक्स एक्सिस से, राइट। अब पैरेलल कब होगा, जब वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, राइट, प्रेशर रेज़ टू 0 प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी तो कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। तुम प्रेशर बढ़ाओ लेकिन उससे x/m को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, तो प्रेशर पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो p⁻0 हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो रही है बात। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, सपोज ये ग्राफ हमने बनाया 258 केल्विन के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ होगा नीचे की तरफ स्विफ्ट, सपोज एट 298 केल्विन, ठीक है। तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हम ये ग्राफ डिफाइन करते हैं फिजिजॉर्प्शन के लिए, राइट। फिजिजॉर्प्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लो टेम्परेचर, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन कहाँ पे होता है, एट लो टेम्परेचर, फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम फिजिजॉर्प्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, so here is our next question. For linear plot of log x/m versus log p in a Freundlich adsorption isotherm, which of the following statements is correct? K and n are constant, right? So यार सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा ग्राफ बनाना है मुझे, log x/m versus log p और इन अ Freundlich adsorption isotherm। तो हमें इस इक्वेशन पता है, क्या है इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आती है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n, राइट। ये इक्वेशन आती है। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, राइट, k p⁻1/n x/m, ओके, राइट। अब मुझे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, log ऑफ x/m वर्सेस log p। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड log ले रहा हूँ, ठीक है। तो LHS पे log ले लिया, x/m चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, log k p⁻1/n। अब यार तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी लॉग की, क्या होती है हमारे पास, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log a b, क्या हो जाता है वो, log a प्लस log b, राइट। तो वही चीज़ है, k मेरे पास क्या है a और b मेरे पास क्या है p⁻1/n, राइट। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्या बन जाएगा मेरे पास, log k प्लस log p⁻1/m। अब एक और प्रॉपर्टी आती है log की, क्या, log अगर a⁻m है, ठीक है, a⁻m है, राइट। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, m log a, ठीक है। m जो है वो आगे आ जाएगा, क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, a क्या हो गया इस केस में p, और पावर क्या है, m क्या हो गया मेरे पास 1/n, राइट। तो m क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब 1/n आगे आने वाला है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, log x/m LHS पे, ठीक है, log x/m हमारे पास चल रहा है इक्वल्स टू log k प्लस, मैं 1/n को आगे ले लूँगा, हमें प्रॉपर्टी है
यहाँ पे log p, राइट। सो कुछ log x/m भी आ गया और log p भी आ गया मेरे पास इस इक्वेशन में, राइट। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा y, ओके। ये मेरे पास क्या है x, क्यों? क्योंकि मुझे पूछा क्या है, ग्राफ किसके बीच में बनाना है मुझे, log x/m वर्सेस log p। तो ये मेरे पास x होगा, ये मेरे पास y है। बताओ x के आगे अगर कोई चीज़ है तो वो मेरे पास क्या बनती है, वो मेरे पास उसका स्लोप बन जाता है m, राइट। और बाकी की जो चीज़ बची वो मेरे पास क्या होगा, इंटरसेप्ट c, राइट। तो यार ऑप्शन पे आते हैं, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, log 1/n अपीयर्स हैज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमारा क्या है c, क्या है मेरे पास log k, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर क्या मेरे पास बोथ k एंड 1/n अपीयर्स इन द स्लोप टर्म, ठीक है। स्लोप टर्म में k भी है और 1/n भी है, राइट। तो यार ये चीज़ तो गलत है, हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है 1/n, सिर्फ 1/n ही है। क्या इसमें तुम्हें k दिख रहा है? अगर ऐसा होता k/n तब ये ऑप्शन सही होता, लेकिन हमारे पास क्या है 1/n ओनली, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर क्या मेरे पास 1/n अपीयर्स एज एन इंटरसेप्ट, गलत बात है। 1/n हमारे पास क्या है स्लोप, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो राइट आंसर होगा डी। एक बार देख लेते हैं, ओनली 1/n अपीयर्स एज द स्लोप, सही बात है, 1/n इज आवर स्लोप, राइट। क्लियर हो रही है बात? अरे एक और चीज़ नोट करके लिख दो, क्या 1/n की वैल्यू हमेशा 1 to 0 के बीच में ही होगी, ठीक है। तो नोट करके ये लिख देना, राइट। सो हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। या सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, राइट। सो क्या होगा टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट एमिटिंग सोर्स है, यहाँ पे एक लेंस है, ये तुम्हारा है कोलोइडल सॉल्यूशन, यहाँ पे है कोलोइडल पार्टिकल। अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। ये मेरा सॉल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है। जब मैंने सॉल्यूट को इसके अंदर डाल दिया तब सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्यूट के साइज जो है, ठीक है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है, तब मैं उस सॉल्यूशन को बोलूँगा कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटी साइज है सॉल्यूट के पार्टिकल्स की, तब ये बन जाएगा क्या, ट्रू सॉल्यूशन, राइट। और अगर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है तब ये बन जाएगा सस्पेंशन, ओके। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ कहीं काम नहीं आने वाली, ये बस तुम्हारे फैक्ट के लिए था, राइट। सो क्या हो रहा है, जब मैं सोर्स को पास करूंगा एक लेंस से और यहाँ पे ये लाइट टकरा रही है कोलोइडल पार्टिकल से, तब क्या होगा, स्कैटर हो जाएगी लाइट, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में भागेगी। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे यार फॉरेस्ट में देखा होगा तुमने, जो पेड़ पौधों से क्या होती है, लाइट आ रही है, सन है, ये मेरी ट्रीज है, राइट, ये क्या है, सन, ये ट्रीज है, ट्रीज के बीच में से लाइट आने वाली है। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, राइट। राइट। सो यार तुम्हें ऑप्शंस में कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे, जैसे यार डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, राइट। तो ये क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है, राइट। तो यार अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, जो चीज़ तुम डाल रहे हो वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसमें डाल रहे हो वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन वो टर्म्स तुम यूज़ करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं जब मेरे पास है ट्रू सॉल्यूशन, ओके। जब मेरे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है तब मेरे पास जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, राइट। और जिसमें मैं डाल रहा हूँ वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम जो होगा वो क्या हो गया, सॉल्वेंट की जैसे बिहेव करेगा, और जो डिस्पर्स फेस है वो सॉल्यूट की जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे याद रख सकते हो। अब यार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं तुम्हें यार डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आंसर क्या है इसका, बी है। क्या है बी ऑप्शन, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ठीक है। मतलब जो भी डायामीटर होगा डिस्पर्स पार्टिकल का, मान लो यार ये पार्टिकल है मैं डाल रहा हूँ, इसका डायामीटर है 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ में जो डाल रहा हूँ उसकी जो वेवलेंथ है वो भी कुछ 4 या 6 नैनोमीटर है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ऐसी कंडीशन है वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास ऑप्शन डी, डी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। मतलब फिजिक्स में आएगा तुम्हारे पास क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्जन मीडियम का, राइट, जिसमें तुम डाल रहे थे वो और जो तुम डाल रहे हो दोनों का डिस्पर्जन मीडियम कैसा होना चाहिए, ग्रेटली वेरी करना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड में।
तो यार ये दो कंडीशन है तब टिंडल इफेक्ट शो करता है, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन पूछोगे, ठीक है। तो यार जैसे हर रात के बाद दिन होता है, हर जवानी में बिगड़ने का सीन होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों का फैक्ट होता है, ठीक है। तो उसी फैक्ट वाली जो चीज केमिस्ट्री होती है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार ये रटने की चीज़ है, ठीक है। Right, so here is our next question. The coagulating power of electrolytes having ions Na+, Na3+, and Ba2+ for arsenic sulfide salt increases in the order. Right? अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी सोल हमें दिया हुआ है, राइट, जो भी सोल हमें दिया हुआ है उसका चार्ज क्या है, ठीक है। यानी मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है या वो पॉजिटिवली चार्ज है। यार हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, या तो ट्रिक बोल सकते हो क्या कि ऑल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट। जो भी सल्फाइड सोल्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? देखो यार क्या पूछा है, द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग आयंस दिस एंड दिस, ओके। सो व्हाट इज कोएगुलेटिंग पावर? यार एक कोलोइडल सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर तुमने कोलोइडल सॉल्यूशन भर के रखा है। अब उस कोलोइडल सॉल्यूशन को तुम्हें प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स घूम रहे, राइट। अब तुम बाहर से डाल रहे हो केमिकल, ये केमिकल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, तुमने डाल दिया, राइट। अब कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होंगे? सेटल हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। तो नीचे क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, पीपीटी बनने वाला है, राइट। डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये पार्टिकल्स है कोलोइडल के, जब तुम इसमें डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट तब क्या होगा? अगर कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसके ऊपर क्या होते हैं? चार्ज होता है। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सोल हो गया नेगेटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सोल हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब जब तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? सल्फाइड सोल है, राइट, आर्सेनिक सल्फाइड है मेरे पास, तो नेगेटिव होगा। कोलोइडल के पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐसे डालूंगा कि वो चार्ज नलिफाई हो जाए, राइट। तो इसमें जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे, ठीक है, वो नेगेटिव के साथ बना देंगे बॉन्ड, ठीक है। और कोलोइडल की जो पार्टिकल्स हैं वो घूम कब सकते हैं? जब उनके ऊपर चार्ज होता है। जब चार्ज हट जाएगा तब ये सारे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और सेटल होके क्या बना देंगे? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये जो पावर है, राइट, इसको क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट बनाना, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाना, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन। और जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट से आए होंगे। Na+ कब आया होगा? जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा NaCl। ये कब आया होगा? जब मैंने AlOH थ्राइस डाला होगा, राइट। या तो हो सकता है AlCl3 डाला हो। ये कब आया होगा? जब मैंने BaSO4 डाला हो, ठीक है, हो सकता है, राइट। तो यार जब मैंने ये सब चीज़ें डाली होगी तो ये ब्रेक हो गया होगा Na+, Al3+, Ba2+, Sm, राइट। ये मैंने डाल दी नेगेटिव चार्ज के साथ, Na+, पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्ट करेगा, चार्ज जो है नलिफाई कर देगा और ये सब नीचे आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, ठीक है। कोएगुलेशन प्रोसेस का नाम है, राइट। और जो इनकी पावर है, ठीक है, ये चीज़ डाली तो इसकी कितनी पावर है कोएगुलेट करने की, इसकी कितनी पावर है कोएगुलेट करने की, ठीक है। सबकी अलग अलग होगी स्पीसीज, राइट। एक लड़का है और एक दूसरा लड़का है, दोनों सेम पढ़ने में स्ट्रांग होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, दोनों के अलग अलग पोटेंशियल्स होंगे। बस वैसे ही अलग अलग पोटेंशियल होती है कोएगुलेट करने की, अलग अलग पावर होती है। तो वो हम कैसे बताते हैं कि किसकी पावर ज़्यादा है किसकी कम है? काफ़ी सिंपल फंडा है, जिसका चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा ताकतवर, ठीक है। मोर होगा चार्ज, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होने वाला है कोएगुलेशन पावर। बस एक चीज़ क्या याद रखनी है, अगर नेगेटिव सोल है, राइट, तो पॉजिटिव वाले डालने होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले। अगर पॉजिटिवली सोल्ड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो हम क्या डालेंगे? नेगेटिव वाले, हम उसके ऊपर आएंगे, राइट। अभी के लिए नेगेटिव चार्ज है, ये 3 सब्सटेंस डाली है, क्या बोला है? जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोएगुलेशन पावर होगा। बताओ तीनों में सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास? एल्यूमिनियम के पास, तो Al3+ सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर वाला होगा, फिर Ba2+ होगा और एंड में मेरे पास होने वाला है Na+। बताओ कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? Al+3 सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम है, ये गलत, सबसे ज़्यादा Al+3, फिर Ba2+, Na+, तो ये हमारा आंसर है, राइट। ये बात क्लियर हो रही है हमें। अब ये जो रूल है
ये रूल का एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको, हार्डी सुजले रूल, ठीक है, हार्डी सुजेल रूल। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है यार, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में शायद सबसे इंपॉर्टेंट। अब एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो ऐसे नहीं दिया होगा, थियोरेटिकल होगा, लेकिन कहने का मतलब यही होगा, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा कोएगुलेशन पावर, राइट। अब यही पे ये बोल देता कि यहाँ पे जो नेगेटिव सोल है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सोल ले रहा है, और यहाँ पे जो आयंस दिए हुए तुम्हें, वहाँ पे उसने आयन कौन से लिए होंगे, वहाँ पे वो आयंस बता रहा है कि FeCN6 है, ठीक है, एज्यूम करते हैं, PO4 3 माइनस है, SO4 2 माइनस है, और Cl माइनस है, चलो ठीक है, राइट। और सोल कैसा है मेरे पास, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये ध्यान रखने की बात क्या है, जब भी पॉजिटिवली चार्ज बोलेगा तब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, उनका कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगा कंपेयर टू पॉजिटिवली। पॉजिटिव वाले तो कोएगुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक है, काफ़ी नेग्लिजिबल होगा। तो लेकिन यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले हैं, तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसका होगा, तो जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, बताओ सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, इसका, फिर ये। अब मान लो यहाँ पे वो दे देता है Na+, तो यार वो सबसे लास्ट में ही आता, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब यहाँ पे वो दे देता Ba2+, तो वो Na+ के भी बाद में आता, क्योंकि उसका पॉजिटिवली Na+ से भी ज़्यादा है, राइट। क्लियर हो रही है, कब, जब पॉजिटिवली चार्ज बोला है तब की बात है, राइट। तो एक चीज़ याद रखनी, मोर चार्ज मोर कोएगुलेशन पावर, ओके, राइट। ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी कराया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ है मेंस 2013 में, 2016 में, 2018, 2019, राइट, और 2020 में भी एक बैच में आया था, राइट। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूल याद रख लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, ठीक है, राइट। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, नेगेटिवली चार्ज देख के हम बता रहे थे कि किसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो यार तुम्हें थोड़ी पता है कि सॉल्व का पॉजिटिव चार्ज कब होगा, नेगेटिव चार्ज कब होगा, राइट। तो यार वो भी एक फैक्ट है, वो भी हमें रटना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए यार पूरा डिटेल में क्या लिख के रखा है, ठीक है, कौन कौन से सोल्स होंगे। इसके बाद जेईई में कोई सोल्स नहीं पूछेंगे तुम्हें, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स कैसे होंगे, यार AlOH थ्राइस हो गया, ठीक है, मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड है, या तो यार बोल दो FeOH थ्राइस हो गया, ठीक है, तो मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे जो सॉल्ट्स होते हैं, राइट, मेटल हाइड्रोक्साइड, वो पॉजिटिव में आते हैं। TiO2, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है। हीमोग्लोबिन पॉजिटिव चार्ज। बेसिक डाई कैसा, मिथिलीन ब्लू है, पॉजिटिव चार्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, ये पॉइंट रट के जाना ये, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा हार्डी-सुजेल रूल में हेल्प मिलने वाली है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से पॉजिटिव चार्ज सोल कौन सा, या तो नेगेटिव चार्ज सोल कौन सा, राइट। तो नेगेटिव चार्ज सोल में क्या है, मेरे पास मेटल सोल, मतलब अगर गोल्ड का सोल है, या तो सिल्वर का सोल है, या तो कॉपर का सोल है, ठीक है। तो ऐसे सब जो भी मेटल के सोल है वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, सल्फाइड और जितने भी होंगे सारे नेगेटिवली चार्ज, राइट। लेकिन वो क्वेश्चन की नेसेसिटी के हिसाब से था, ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऐसा बोला था। असल में क्या होता है कि सल्फाइड और जब मेटल के होंगे, ठीक है, तभी वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बात के लिए रखा है, ठीक है। तो जब भी मेटल के सल्फाइड्स है, जैसे ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 फॉर्मूला होता है, या तो कैडमियम सल्फाइड, ये सारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। स्टार्क नेगेटिवली चार्ज है, या तो एसिडिक डाइज जैसे कॉन्गो रेड, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो यार ये रट के जाना है हमें जेईई के लिए, ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग पावर क्या होता है, देखिए यार तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है मेरे पास 10 ml गोल्ड सॉल्ट, ठीक है, मतलब कौन सा है, गोल्ड सॉल्ट मतलब मेटल सॉल्ट मतलब नेगेटिवली चार्ज। इसमें मैं डाल रहा हूँ एक इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट मैं डाल रहा हूँ क्या 1 ml वॉल्यूम में डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 ml में डाल रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या है, ये 10% सॉल्यूशन है NaCl का, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, 100 ml लिया होगा मैंने NaCl, उसमें सिर्फ 10 ml NaCl डाला हो, ठीक है, या तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा, उसमें सिर्फ 10 ग्राम NaCl होगा मेरे पास, राइट। तो सॉल्यूशन बन गया, उसमें से 1 ml ले रहा हूँ और वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब NaCl किस में ब्रेक होगा भाई, Na+Cl- में होगा। अब ये जो Na+ है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, गोल्ड सोल हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा, ठीक है, कोएगुलेट करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये कोएगुलेट ना करे, ठीक है, इसलिए हम क्या डालते हैं, एक और सब्सटेंस डाल देते हैं। एक सब्सटेंस मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा सब्सटेंस डाला है, लेकिन एक सब्सटेंस मैं डाल रहा हूँ, ठीक है।
ये सब्सटेंस का काम क्या है कि गोल्ड सॉल्ट जो है उसे प्रोटेक्ट करे कि वो कोएगुलेट ना हो, ठीक है, प्रेसिपिटेट में ना कन्वर्ट हो। जब मैं ये इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ये काम होता है इस सब्सटेंस का, ठीक है। अब जितनी कम क्वांटिटी में वो सब्सटेंस डाल रहे हो उसका उतना ही प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या कर क्या रहा है ये, प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है गोल्ड सॉल्ट को कि वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ना हो। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग पावर हम कैसे बताते हैं, गोल्ड नंबर से, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर मेरे पास होता है इस सब्सटेंस का मिनिमम अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट मेरे को रिक्वायर्ड था, कितना अमाउंट चाहिए था कि वो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को कोएगुलेट होने से बचा ले जब 1 ml 10% सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट में डाल रहा हूँ। क्लियर हो रही है, नहीं हुआ तो थोड़ा रिवाइंड करो वीडियो को, वापस देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो गोल्ड नंबर से हम प्रोटेक्टिंग पावर बताते हैं, राइट। कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ऑर्डर जो है हमें रट के जाना है, ठीक है, ये चीज़ भी हम रट के जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एब्जॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इससे ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि ये दूसरे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करता है, कैटालिसिस समझने में हेल्प करता है। कैसे याद रखेंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर हम याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारा एड्सॉर्बेट आया एड्सॉर्बेंट के ऊपर, ठीक है, ये एड्सॉर्बेंट है तो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर आया, फिर क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया, सरफेस के ऊपर सेटल हो गया, ठीक है। तो आया, एड्सॉर्ब हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे कैटेलिस्ट, ठीक है, कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट की सरफेस के ऊपर आ गया। अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी कैटेलिस्ट और एड्सॉर्बेट के बीच रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्प्शन का उल्टा, एड्सॉर्प्शन मतलब आना, डिसॉर्प्शन मतलब जाना, ठीक है। फिर क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब रिएक्शन हो गई तब वापस आगे बढ़ जाएगा। तो यार कैसे याद रखोगे, डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब कैटेलिस्ट के ऊपर आना, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन, ये क्या बता रहा है, एड्सॉर्प्शन, ये केमिकल रिएक्शन, ये डिसॉर्प्शन और ये अगेन डिफ्यूजन, राइट। वंस मोर क्या आया, एड्सॉर्ब हुआ, केमिकल रिएक्शन, डिसॉर्प्शन, फिर से चला गया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में एक पूरा टॉपिक है, देख लेना एक बार, ठीक है। राइट, इसके अलावा यार एक और टॉपिक है, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगेन वही बात कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरे टॉपिक समझने में हेल्प करता है। तुम यार चैप्टर पढ़ो, वहाँ पे कहीं अटको नहीं, इसलिए मेरा मेन मोटो यही है, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एफिशिएंट बहुत होते हैं, ठीक है। एक एंजाइम का मॉलिक्यूल ले लो, वो 10,000 दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो भी तुम्हारा एड्सॉर्बेट होगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा का एक मॉलिक्यूल तुम्हारे काफ़ी हेल्प कर देगा, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बेक कर देगा तुम्हारे खाने के, ठीक है। तो एफिशिएंट होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। इसकी जो पीएच रेंज होती है, पीएच रेंज होती है 5 to 7। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, मतलब जिनमें ये अच्छे से काम कर सकते हैं, वो होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंजाइम की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Right, so here's the next question. Which method of purification is represented by the following equation? क्या equation? Ti in solid form plus 2I2 at 623 Kelvin, Ti I4 दे रहा है, ठीक है। 1700 केल्विन पे इसको फिर से रिएक्ट करवाया तो क्या दे गया, Ti सॉलिड फॉर्म में प्लस 2I2, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया। तो फिर करने की ज़रूरत क्या थी, यहाँ पे जो चीज़ ली वो इम्प्योर है, यहाँ पे जो चीज़ ली हमने वो प्योर स्टेट में होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास प्योर फॉर्म में आएगा, और ये जो चीज़ है ये क्या है, मेरे पास इम्प्योर होगा, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। यार अगर तुमने याद किया होगा, ठीक है, तो कैसे करते हैं यार हम, कौन सी मेथड यहाँ पे यूज़ होती है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, जो सब्सटेंस हमने लिया वही बाद में मिल रहा है। तो यार ये जो चीज़ होती है वो वैन आर्कल की होती है, ठीक है। वैन आर्कल मेथड में हम यूज़ करते हैं। वैन आर्कल मेथड से और कौन से एलिमेंट हम प्योर कर सकते हैं, जिरकोनियम हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया, वैनेडियम हो गया, ठीक है, फिर टंगस्टन हो गया हमारे पास, राइट। ये सारे हैं, ये सारे तुम वैन आर्कल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई किया जा सकता है,
जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, जोन रिफाइनिंग में सपोज यार रॉड है, यहाँ पे होगा एक रोलर, ये स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है, गर्म होगा, इसको गर्म करता जाएगा। अब सॉल्युबिलिटीज जो होती है वो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूबल होने वाले, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से ज़्यादा यहाँ डिजोल्व होगी, फिर यहाँ पे डिजोल्व होगी, ऐसे आगे आगे डिजोल्व होती जाएगी, और एंड में जो बचेगा वो सिर्फ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होगी, सब काट के निकाल देंगे, और लास्ट में जो बच गया वो हमारे पास प्योर चीज़ होगी, ठीक है। तो जोन रिफाइनिंग वहाँ पे यूज़ होती है। इससे यार तुम कौन से एलिमेंट प्योर कर सकते हो, ठीक है, प्योर फॉर्म में चाहिए तो रिफाइनिंग में कौन से एलिमेंट प्योर कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर्स के जो मटेरियल्स है वो सारे इसमें प्योर किया जा सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, राइट, फिर क्या होता है गैलियम हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम प्योर कर सकते हैं यहाँ पर। क्यूपेलेशन, क्यूपेलेशन क्या होता है यार, जो भी एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, राइट, जैसे सिल्वर, गोल्ड, राइट, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं वो तुम क्यूपेलेशन से करते हो। होता क्या यार, शायद तुम्हारे लिए नया होगा, ऐसे कप शेप में एक क्या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ पे डाल देते हैं हम क्या, इम्प्योर गोल्ड सिल्वर वो सब, वहाँ पे लीड ऑक्साइड डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस होती है वहाँ पे प्योर हो जाता है, हम डीप में नहीं जा रहे, ठीक है। पॉलिंग में क्या करते हैं, पॉलिंग में हम डालते हैं ग्रीन वुड, ठीक है, ग्रीन वुड डालते हैं, और किस में हेल्प करता है यार, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए, टीन ऑक्साइड को एसएन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यार ये यूज़ हो सकता है ग्रीन पॉलिंग, ठीक है। तो यार याद होगा तो कर लेंगे, ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, वरना स्किप करना पड़ेगा। अच्छा, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स इज ए, कॉपर, बी क्रोमियम, सी सिल्वर, डी कैल्शियम, राइट। तो इसका आंसर आता है डी, राइट। अब तुम बोलोगे यार कैल्शियम के अगर सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो हमें कैल्शियम मिलता है, राइट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। कैल्शियम का अगर सॉल्ट है, लेट्स से CaCl2 है मेरे पास, ये कैल्शियम का सॉल्ट है, राइट, इसको मैं अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो मुझे मिलने वाला है कैल्शियम, लेकिन कब, जब ये होगा मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है। तो जब यार मोल्टेन फॉर्म में कैल्शियम को, मोल्टेन फॉर्म में अगर कैल्शियम का सॉल्ट है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तब मुझे कैल्शियम मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। अगर एक्वेस सॉल्यूशन की बात है तब मुझे कैल्शियम नहीं मिलता है, राइट, ये एक फैक्ट था, ठीक है, तो आंसर हो गया डी। राइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज, राइट। सो यार ऑप्शन देखो, एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, तो इसका आंसर होता है क्या, डी, राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के रखी है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, व्राउट आयरन, स्टील आयरन, ठीक है, ये सारे आयरन के टाइप्स हैं। अब इसमें जो पहला है ये निकलता है ब्लास्ट फर्नेस से, ओके। एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम होगा एक फर्नेस का, आयरन की पूरी थियरी दे रखी होगी, तो वो जो डायग्राम है उसे हम ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। तो उसमें से जो पहले आयरन निकलता है वो पिग आयरन होता है, ओके। इसमें से कुछ प्रोसेस की जाती है, ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस की जाती है, फिर कास्ट आयरन बनता है, व्राउट आयरन बनता है, फिर क्या बनता है, स्टील आयरन, ठीक है। अब पिग आयरन जो होता है उसमें होता है 7% इम्प्योरिटी, राइट, इसमें भी होता है 5% कार्बन होता है एंड 2% बाकी की चीज़ें होती है, जैसे सिलिकॉन हो गई, मैंगनीज हो गई, फॉस्फोरस, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में होती है 2.5% टू 5% इम्प्योरिटी, ठीक है। जो व्राउट आयरन है उसमें होती है 0.25% टू 3% तक की इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती है, और जो स्टील है वो सबसे प्योरेस्ट होता है, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी होती है 0.25% टू 2%, राइट, यही हम मेजरली यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि विच इज़ द प्योरेस्ट आयरन, ठीक है, तब तुम्हारा आंसर होता स्टील, ओके। तो यार तुम्हें ऑर्डर भी पूछ सकता है कि कैसे बताओ कौन सा ऑर्डर में प्योरिटी है, ठीक है। तो यार कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यार हिंदी में हम बोलते हैं बकवास, राइट, वैसे यहाँ पे क्या होगा, PCWS, पकवास, ठीक है, समझ गए, राइट। तो ऐसे याद करके याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here's the next question. In the context of the Hall-Héroult process for the extraction of Al, aluminium, which of the following statement is false, right?
सो फर्स्ट क्या है, Al3+ इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हॉल हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस होता है कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है, राइट। क्लियर हो रही है बात। कब, जब एक मोल्टेन फॉर्म में एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड लिया जाए, जनरली बॉक्साइट होता है, ठीक है, बॉक्साइट लेते हैं यार हम जनरली। फार्मूला क्या होता है पता होगा तुम्हें, Al2O3.2H2O। NCERT में अलग दिया होगा इन एक्स के टर्म्स में, राइट, दैट इज ऑल्सो बॉक्साइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी बॉक्साइट है, मान लो यार ये लिया होगा, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में प्रोसेस की होगी ये वाली हॉल हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस, और रिड्यूस कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। Al3+ रिड्यूस होके Al देगा एट कैथोड, राइट। ओके, लिख देते हैं यार एक बार, Al3+ कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ में, रिडक्शन हो रहा है, राइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। सेकेंड क्या है हमारे पास, Na3Al सर्व्स हैज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा आंसर है, राइट, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है क्या, Al2O3, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं फिर भी, CO and CO2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद है, हॉल हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस याद है, तो तुम्हें ये ऑप्शन बिल्कुल सही लगने वाला है, ठीक है। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट। CO and CO2 प्रोड्यूस होते हैं। Al2O3 इज मिक्सड विद CaF2 विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। एब्सोल्युटली राइट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। क्लियर हो रही है बात। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉल हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट। इसके बाद जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। So here is the next question. When metal M is treated with NaOH, a white gelatinous precipitate X is obtained. Right? यहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? अगर तुमने यार बेयर्स मेथड पढ़ रखी है, ठीक है, बेयर्स मेथड अगर तुमने पढ़ रखी है तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेटल M है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और मुझे क्या मिल गया, गैलेटिनियस प्रेसिपिटेट, ठीक है। देखो कैसे बेयर्स मेथड की रिएक्शन क्या होती है, एल्यूमिनियम प्लस 3H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स AlOH थ्राइस प्लस 3/2H2। अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरे पास क्या होती है, ये होती है वाइट गैलेटिनियस प्रेसिपिटेट, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये सॉल्यूबल होता है किस में, सॉल्यूबल इन एक्सेस NaOH और NaAlOH थ्राइस, राइट। ये दो सब्सटेंस में अगर एक्सेस अमाउंट में लिए तो ये जो है इसमें सॉल्यूबल हो जाएगी, जो वाइट पीपीटी है वो डिसअपियर हो जाएगी, राइट। फिर मैं इसको वापस ले रहा हूँ, अगर मैं इसको वापस ले रहा हूँ तो ये ब्रेक होगा किस में, Al2O3 प्लस H2O, ठीक है, इसमें ब्रेक हो जाएगा अगेन। तो यार ये थी बेयर्स मेथड, तुम्हें याद है तो फर्स्ट लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, कौन सा मेटल यहाँ पे यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज आर आंसर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, विच इज सॉल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। ये जो वाइट पीपीटी बना वो सॉल्यूबल है एक्सेस NaOH में, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे वो लिख देता है NaLOH तब भी यही चीज़ है, ठीक है। कंपाउंड X when heated strongly gives an oxide which is used in chromatography has an absorbent, right, a white gelatinous precipitate X is obtained, मतलब AlOH3OH3, right, thrice। इसको जब मैं हीट कर रहा हूँ, heated strongly gives an oxide, राइट, वो ऑक्साइड कौन सा हो गया, Al2O3। और ये जो चीज़ है ये मैं कहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी में, हैज़ एंड एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार वही बात है, बेयर्स मेथड याद होगी तो आंसर आ जाएगा। Right, so here is the next question. The substance used as froth stabilizers in flotation process is, ठीक है। जब भी स्टेबलाइजर पूछे तो यार ये एक चीज़ याद रखो, CAST, ठीक है। ये क्या है, ये है स्टेबलाइजर्स, ओके, राइट। A फॉर एनिलीन एंड C फॉर क्रिसॉल,
ठीक है। तो यहाँ पे क्रिसॉल्स तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे एनिलीन दिख रहा है। तो फ्रूट प्रोडक्शन में स्टेबिलाइजर्स कौन है, एनिलीन या तो क्रिसॉल, ठीक है। तो एनिलीन मेरा आंसर हो जाएगा। So here we are ending our discussion for the chapter surface chemistry and metallurgy. If this video has helped you clear your concept and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. Till then, see ya, have a good day.